अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं किरण आफ्ताब। बड़ी देर की मेहरबान आते आते काया पलट गई, सब कुछ ठीक हो गया। ना बजट कॉपियां चली, ना ही सैनिटाइजर्स की बोतलें मारी गई, न गालियों के वार हुए, न चीखों पुकार हुई। कौमी असेंबली में 2 रोज की गर्मा गर्मी के बाद माहौल साजगार हो गया। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इजलास खुशगवार माहौल में चलाने के मुआहदे पर अमल हुआ। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और वज़ीर दिफा परवेज खटक का कहना था कि असेंबली में पहले जो कुछ हुआ उसकी मजम्मत करते हैं। स्पीकर असद कैसर ने 7 अरकान के असेंबली में दाखिले पर पाबंदी भी खत्म कर दी। कौमी असेंबली में 2 दिन की हंगामा आराई के बाद पुरसुकून माहौल। कायदे हिज़्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ 2 घंटे तक बोलते रहे, कहीं से कोई हुल्लड़बाजी नहीं की गई। स्पीकर, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, वी आर ऑल पॉलिटिशियंस। कौमी असेंबली का ये खुशगवार माहौल हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान होने वाले मुआहदे का नतीजा है। अब ये जिम्मेदारी पार्टी लीडरशिप्स ने ली है कि वो अपने अपने पार्टी के लोगों को रोकेंगे। बहरहाल खुशकुन बात यह है कि हुकूमत और अपोजिशन एक मुआहदे पर पहुंच गए हैं और आज से पार्लियामान जो है वो मामूल के मुताबिक काम करेगा। वजीर दिफा परवेज खटक से सवाल हुआ कि हुजूर, आपने भी तो मुखालिफिन की सफों पर ताक ताक कर निशाने लगाए थे, मुआहदे पर अमल दरामद कैसे कराएंगे? तो यूं गोया हुए। देखिए, ये चीज़ें होती रहती हैं। मैं बताऊं हुआ क्या। मैं वहाँ लॉबी से निकला, एक सैनिटाइज़र का बोतल मेरी टांगों में आके लगा नीचे, आपने देखा होगा, मैंने उठाया और खाली मैंने ऊपर फेंक दिया। तो ऐसे तो कोई नहीं, अगर आप मुझे मारेंगे तो ज़ोर से और मैं आहिस्ता से मार लूँ तो माफ़ कर दो यार। स्पीकर असद कैसर ने हुकूमत और अपोजिशन को बर्दाश्त का मशवरा दिया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोनों साइड पे कि वो हाउस की डेकोरम का ख्याल रखें। बजट पे डिबेट जो है ना बहुत मकसद रखती है। डिबेट हो, किसी का इस पे इख्तलाफ हो तो बिल्कुल ठीक है, कोई उसके हक में बोले तो भी ठीक है। हंगामा आराई में मुलव्वस 7 अरकान के कौमी असेंबली में दाखिले पर पाबंदी भी खत्म कर दी गई है। हुकूमत के 3 और अपोजिशन के 4 अरकान आइंदा इजलासों में शिरकत कर सकेंगे। पुरसुकून माहौल मिला तो अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ ने कौमी असेंबली में तवील खिताब किया। बजट आदाद व शुमार पर तनकीद की। वजीर आजम पर भी लफ्जी वार करते रहे। बोले, कोई भी मसला हुआ ऐवान में वजीर आजम की कुर्सी खाली रहती है। 3 साल में टैक्सों की भरमार से गरीब की रोटी आधी और बच्चों के स्कूल छूट गए हैं। उन्होंने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफे और मजदूर की कम अज कम तनख्वाह 25,000 रुपए करने का मुतालबा भी किया। 3 सालों में जो टैक्सों की भरमार की गई, उसके नतीजे में गरीब की 1 रोटी आधी हो चुकी। स्कूल छूट गए हैं। 2 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे गार में धकेले गए। कोई नामवर अस्पताल बनाया, कोई यूनिवर्सिटी बनाई, हर हवाले से इनका दामन अमल से खाली है। कहाँ है 1 करोड़ नौकरियां? कहाँ है 50 लाख घर? 50 लाख लोग और बेरोजगारी की अंधेरी गार में धकेले जा चुके हैं। 35% रुपए की कदर गिराने के बावजूद आज तक हमारी एक्सपोर्ट जो है वो 2018 के मुकाबले में नहीं बढ़ सकी। ये बजट एक दफा फिर महंगाई आसमानों तक पहुंचाएगा। 383 अरब रुपए के नए टैक्स लगने जा रहे हैं। गरीब आदमी तो पहले दही और रोटी से गुजारा कर रहा है, अब आप उसका दही भी उसे छीनना चाहते हैं। खानों के अशाया पर नए टैक्स खत्म किए। बच्चों के लिए मिल्क पाउडर पर ड्यूटी फिलफौर वापस की जाए। सरकारी मुलाजिम की तनख्वाहों में कम से कम 20% इजाफा किया जाए। गरीब मजदूर उसकी कम से कम तनख्वाह 25,000 रुपए की जानी चाहिए। अफगानिस्तान हो, ये सीट खाली रहती है। चाहे फलस्तीन हो, ये सीट खाली रहती है। और मैं पाकिस्तान के लिए मैं मिसाल दे रहा हूँ, जो किसी के पास भी जाना पड़े मैं जाऊंगा, उसको घुटने को हाथ लगाऊंगा, आओ पाकिस्तान के लिए काम करें। इनमें से एक बात भी दुरुस्त नहीं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तकरीर हकायक के बरअक्स है। वफाकी वजीर असद उमर ने ऐसा जवाब दिया, बोले शहबाज शरीफ अपने भाई के जमानती हैं, कम अज कम उन्हें पाकिस्तान आने पर ही राजी कर लें। हुक्मरानों की करप्शन के बारे में सवाल पर यह नहीं कहा जा सकता कि जमहूरियत को खतरा है। इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की के मनाजिल तय कर रहा है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन साहब ने जो तकरीर की, हर नुक्ता ही ऐसा था जिसके ऊपर हकाइक बरअक्स रखे जा सकते हैं। आप
आपको वजीर आजम के प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट हाउस में आने की कमी का गिला है तो खुदारा वो पाकिस्तान के साबिका वजीर आजम जिसके आप भाई भी हैं, जिसके आप जमानती थे कि ये वापस आएंगे, काश आप उनको भी ये कहें कि कम से कम पाकिस्तान तो वापस आ जाए। 3 दफा वफाक में हुकूमत होने के बाद काश एक अस्पताल ऐसा होता। मियां साहब कहते मैं इस अस्पताल में जाऊंगा, मैं बाहर मुल्क में नहीं जाता। कौम पे हुक्मरानी करने वाले अपनी दौलत और जायदाद का जवाब देने से कासिर हों तो पाकिस्तानी कौम का हक बनता है कि वो सवाल पूछें, ये पैसा किधर से आया। ये कहना कि जमहूरियत के लिए खतरा पैदा हो गया नहीं है, न्याजी नैब गठजोड़ के नारे लगाना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को भी बुलाया, उसने ये नहीं कहा कि मुझे सवाल के पीछे बूटों की चाप नजर आ रही है। पाकिस्तान में आगे उजाला नजर आ रहा है, अवाम की तरक्की नजर आ रही है, इंसाफ नजर आ रहा है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान एक अजीम कौम बनने जा रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद। तकरीर, इतनी लंबी तकरीर, देखिए थोड़ी देर में। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी इजलास में शीरी मजारी और अली नवाज अवान आपस में उलझ पड़े। शीरी मजारी ने बस इतना कहा, ज्यादा हंगामा नहीं करना चाहिए था। अली नवाज अवान को तो गुस्सा ही आ गया, बोले वो खातून को गालियां दें, जख्मी करें, हम खामोश रहें। इजलास के बाद हुकूमत और इत्तेहादी भी उलझ पड़े। अब्बास शबीर की रिपोर्ट। परवेज खटक की जेर सदारत पीटीआई और इत्तेहादी जमातों की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी की बैठक। कौमी असम्बली में अपोजिशन एहतजाज से निमटने की हिकमत अमली पर मुशावरत। शीरी मजारी और अली नवाज अवान के दरमियान गर्मा गर्मी हो गई। शीरी मजारी बोली, हमें कौमी असम्बली में इतना हंगामा नहीं करना चाहिए था। अली नवाज अवान को ये बात हजम न हुई, कहा वो हमारी ख्वातीन को गालियां दें और जख्मी करें, हम खामोश क्यों रहें। फहीम खान ने भी गाली का जवाब गाली से देने की हिमायत कर दी। नूर आलम खान ने मशवरा दिया, वजीरों को शोर मचाने का शौक है तो वो वजारतों से इस्तीफा दे दी। शुरा की अक्सरियत ने बजट इजलास में जारहाना के बजाय मुफाहमती पॉलिसी अपनाने की राय दी। इजलास के बाद हुकूमती और इत्तेहादी अरकान भी आपस में उलझ पड़े। इत्तेहादियों को मुनाफिक कहने पर GDA की सायरा बानो हुकूमती अरकान पर बरस पड़ी। असलम खान ने बात की है कि मुनाफिकीन है इत्तेहादी, जो भी बात होती है, जो भी कैबिनेट से कहीं से भी लीक होती है, बात से कहते हैं कि वहाँ पर इत्तेहादी बैठे हैं। अगर इत्तेहादियों से इतना ही प्रॉब्लम है तो आप फैसला कर लें। पार्लिमानी पार्टी ने तय किया कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद के पेश नजर जुमा को हुकूमत और इत्तेहादी अरकान कौमी असम्बली इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। अजब सफर है, अजब मंजिलें, छुक छुक चली, रुक रुक कर चली, 4 रोज बाद मंजिल से जा मिली। आज ना हंगामा हुआ, ना रोक टोक, ना हाथापाई हुई, ना कोई रुकावट आई। ऑपोजिशन की शहबाज एक्सप्रेस किसी स्टॉप पर रुके बगैर 2.5 घंटे का सफर तय करके आखिरी स्टेशन पर पहुंच ही गई। 4 दिन के सफर पर एक नजर। आवाम की जेब खाली है, मुझे कहने दें। जनाब स्पीकर, इधर देखें, इधर इस तरह के इशारे ना करें। आपने कानून के मुताबिक चलाना है। कार्रवाई को हमें सब्ज पासपोर्ट की यूरिया खाद तो 10 रुपए या 5 रुपए था। 22 करोड़ अवाम ने हमें घर के कमाने वाले। आखिर में गुजारिश को गौर से सुनें। इतनी लंबी तकरीर पर डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का रद्दअमल भी आ गया। कहती हैं ज़िले सुबहानी दोइम ने मासूमियत से अपने तमाम गुनाह हुकूमत वक्त की झोली में डाल दिए। ऑपोजिशन के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। बजट पर तनकीद के लिए उनके पास अल्फाज ही नहीं। सुबहानी दोम ने कमाल मासूमियत से अपने तमाम गुनाह जो थे वो हुकूमत वक्त की झोली में डाल दिए। आज कमाल दीदा दिलेरी से उन्होंने अवाम की मोहब्बत में जो मगरमच्छ के आंसू बहाए। कितना अच्छा होता कि स्पीकर साहब वहाँ एक शीशा लगाते और वो अपने गिरेबान में शहबाज शरीफ साहब को झांकने के लिए एक रूलिंग भी देते। अपोजिशन के पेट में जो मरोड़ उठ रहे हैं उस बजट पे तनकीद करने के लिए चूंकि इनके पास कोई अल्फाज नहीं है तो अब ये रवायती गुंडागर्दी पे उतर आए हैं।
सानिया मॉडल टाउन पाकिस्तान में एक बदनमा धब्बा और दाग है। फिल फॉर इंसाफ जो है वो दिलाने के लिए हम हाथ पांव तो मार रहे हैं। हम पूरी उम्मीद है कि हम अपने टेन्योर में ही सानिया मॉडल टाउन के जो किरदार हैं उनको ना सिर्फ बेनकाब करेंगे बल्कि उनको कटहरे में ला के सजाएं दिलवाएंगे। मैं भी आता हूँ इस तरफ। 2.25 घंटे की तकरीर के दौरान शहबाज शरीफ भूल भुलैयों में खोए नजर आए। कई मौजुआत पर यही कहते रहे। मैं भी आऊंगा इस तरफ, आपको भी उसी तरफ लेके चलते हैं। यहाँ पर एक एक लम्हा अवाम की अमानत है। ज़राअत को आपने तबाह करना है, खुदा न खास्ता, जो कि मैं अभी उसकी तरफ आऊंगा। महंगाई का एक और तूफान लेके आएंगे जिसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। हमारी बिजली में जो लोड शेडिंग हुई है मैं उसकी तरफ अभी आऊंगा। रिकॉर्ड पैदावार हुई है उसकी भी मैं आपको अभी गुजारिश करूंगा। कर्जों के हवाले से मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। जो टैक्स रेवेन्यू किस हद तक रिसीव किए गए मैं उसकी तरफ अभी आता हूँ। एक एक पाई इस मुल्क की अमानत है। मैं आऊंगा अभी उस तरफ। कौन कहता है कि एहतसाब नहीं होना चाहिए, मैं उस तरफ अभी आऊंगा, गुजारिश करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, उसकी तरफ अभी आता हूं। आप तशरीफ रखें प्लीज। अभी आता हूं, बाद में करूंगा, अभी आऊंगा, तशरीफ रखें प्लीज। बात करना याद रहा, प्लान करना भूल गए शायद। स्पीकर कौमी असेंबली के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने पर गौर करने वाली अपोजिशन। इसको डिप्टी स्पीकर के लिए भी मतलूबा नंबर्स नहीं मिल सके, इसीलिए फैसला किया गया कि चुप करके बैठ जाओ। नईम अशरफ भट्ट रिपोर्ट कर रहे हैं। पार्लिमानी सियासत में अपोजिशन को दचका। कासम सूरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला ठंडा पड़ने लगा। अपोजिशन की तहरीक को 7 रोज गुजर गए मगर हिज़्ब इख्तिलाफ कोई पेशरफ्त न कर सकी। ज़राए के मुताबिक तहरीक के जमा होने के 3 रोज तक अपोजिशन की जानिब से कोशिश की गई कि न सिर्फ हिज़्ब इख्तिलाफ बल्कि चंद हुकूमती नाराज अरकान से अपने हक में राय ली जाए, लेकिन मतलूबा नताइज हासिल न होने पर तहरीक पर खामोशी इख्तियार करने का फैसला किया गया। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल और साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ने समा की खबर की तस्दीक की है। डिप्टी स्पीकर साहब का उस दिन का जो कंडक्ट था, जिस दिन उन्होंने लेजिस्लेशन की हेस्ट में की, अनहोली हेस्ट से, उस लेजिस्लेशन पर भी हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हमने एहतजाजन जो था उनके खिलाफ फिर नो कॉन्फिडेंस मूव की थी और फिर उस सिलसिले में उन्होंने एक कमेटी बनाने का कहा है। अब वापस हो जाएगी तारीख फिर ज़ाहिर है जी, फिर तो वापस ले लेंगे। ईवान में तहरीक अदम एतमाद के लिए अपोजिशन को 172 अरकान की हिमायत की जरूरत है, जबकि इस वक्त अपोजिशन के पास 160 अरकान हैं। ज़राए का कहना है कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से तवज्जो हटाने के लिए ही स्पीकर के खिलाफ तहरीक लाने का फैसला किया गया। असेंबली कवानीन के मुताबिक अपोजिशन तहरीक से दस्तबरदार न हुई तो जुम्मा के रोज असेंबली के एजेंडे में रखी जा सकती है। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। कमिश्नर कराची से गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई की 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब। सुप्रीम कोर्ट ने अलादीन पार्क के शॉपिंग मॉल और पवेलियन एंड क्लब को मिसमार करने के लिए भी 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने अलादीन पार्क का शॉपिंग मॉल और वहां कायम पवेलियन एंड क्लब मिसमार करने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। तहरीरी हुक्म में अदालत ने कमिश्नर कराची को गैर कानूनी तामीरात मिसमार करके 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने और अलादीन पार्क का इंतजाम खुद संभालने की हिदायत की। अदालत ने कहा कि पार्क को सिर्फ पार्क के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाए। अदालत ने ठेके की नीलामी का अमल रोकने की हिदायत करते हुए कहा कि अब किसी कंपनी को भी पार्क चलाने का ठेका नहीं दिया जाएगा। रफाई प्लॉटों से मुताल्लिक केस के तहरीरी हुक्म में सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि रफाई प्लॉटों पर साउथ सिटी और ज़ियाउद्दीन अस्पताल कैसे बन गए। अदालत ने दोनों अस्पतालों के मालिकान को पेश होकर वजाहत देने का हुक्म दिया और दोनों अस्पतालों की इंतजामिया को शोकाज नोटिस भी जारी कर दिए। अदालत ने डीजी केडीए से समंदर से हासिल की गई जमीनों और कराची भर के एसटी प्लॉट्स की रिपोर्ट तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली का अमल फौरी शुरू करने की हिदायत की। कहा 1 माह में नए डिजाइन के मुताबिक ठेका देने का अमल मुकम्मल किया जाए। तहरीरी हुक्म में FWO के इस मौक़िफ़ को भी शामिल किया गया है कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट सिंध के हवाले कर दी गई है, मगर ताहाल PC1 भी मंजूर नहीं किया गया। अंडरपास और फ्लाईओवर्स के लिए फंड्स जारी नहीं किए गए। तहरीरी हुक्म में सिंध हुकूमत का ये मौक़िफ़ भी शामिल है कि FWO ने KCR का डिजाइन तब्दील कर दिया है, जिससे लागत बहुत बढ़ जाएगी। कराची के अलादीन पार्क पर कब्जे का जिम्मेदार आखिर है कौन? सियासी मुखालफिन एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।
कब्जा कहानी पर सईद गनी बोले। MQM के साजिद अहमद का भी जवाब आया। तहरीक इंसाफ के हलीम आदिल शेख भी निशाने लगाने लगे। पाक इंतजामिया और KMC के दरमियान मुआहदे में तब्दीली किसने की? साबिक एडमिनिस्ट्रेटर ने बड़ा दावा किया है। अलादीन पार्क इंतजामिया और KMC के दरमियान मुआहिदे को किसने छेड़ा? किसके दौर में धड़ाधड़ दुकानें बनना शुरू हुई? साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फहीमुज़्ज़मा ने समा पर हकायक से पर्दा उठाया। नाम लेके कहा फारूक सत्तार सीनियर मिनिस्टर थे, उन्होंने रिवाइज करवाया। अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट बुलाए तो मैं कहूँ इसकी तो तहकीक करो, और इसको तहकीक किसी इदारे से कराने की जरूरत नहीं है, रजिस्ट्रार को बिठाओ, उससे कहो जरा फाइलें दिखाओ। आखिर कराची में गैर कानूनी तामीरात का जिम्मेदार कौन? अलादीन पार्क पर फैसले के बाद सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्जामात लगाने लगी। MQM ने कराची में पार्क्स के ऊपर, ग्राउंड्स के ऊपर, सड़कों के ऊपर, नालों के ऊपर, एमिनिटी प्लॉट्स के ऊपर इंक्रोचमेंट करवाई है, प्लॉटिंग करवाई है और अपने लोगों को अलर्ट किया है। ये मेरा नहीं, जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, असल केस वो ये था। MQM ने कब्जों का जिम्मेदार पीपल्स पार्टी को ठहरा दिया। तो क्या ये बताना पसंद करेंगे कि बिलावल हाउस के इर्द गिर्द के बंगले जिस तरह से खाली करवाए गए और जिस तरह से वहाँ के मकीनों को निकाला गया और निकाल कर भगाया गया, और बिल्कुल उनसे जिन कीमतों पे बंगले खरीदे गए उज़ैर बलूच के जरिए, ये सारे काम किए गए, इस बारे में सईद गनी साहब का क्या ख्याल है? PTI के अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने कहा, कराची को किसी और ने नहीं, पीपल्स पार्टी ने तबाह किया। 990 अरब बिलावल हाउस में लग रहे हैं कि वहाँ भैंसों को 200 सिक्योरिटी जो है SSU के लोग दिए हुए हैं। 990 अरब इनके ओमनी ग्रुप की तरक्की में लग रहे हैं। 990 अरब कराची में इनकी ज़ात पर लग रहे हैं, इनके उसमें जा रहे हैं, पापड़ वाला, छोले वाला। हलीम आदिल शेख ने सवाल उठाया, जो कराची का हाल पिछले 3 साल में हुआ, ऐसा पहले तो कभी ना था। और जो हो रहा है मजीद वो भी जाने। विफाक से वसाइल न मिलने का शिकवा करने वाली सिंध सरकार के वज़रा अवामी वसाइल इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि 5 उंगलियां घी में और सर कड़ाही में। वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने मुकर्ररा हद से बड़ी और 1 से ज़ायद सरकारी गाड़ियों पर कब्जा जमाया हुआ है। रिपोर्ट कर रहे हैं संजय साधवानी। गनी भाई को नहीं जानता? गनी भाई, गनी भाई, मुझे नहीं पता ये समा टीवी आजकल क्यों मेरी गाड़ियों के पीछे पड़ा है। गनी भाई, मैं तो ओपनली आपको कहता हूँ, मेरे मुतालिक अगर आपको कोई चीज है आप उसको चलाइए, टीवी चैनल्स पे चलाइए, दुनिया को बताइए कि मैं क्या गलत काम कर रहा हूँ। ये है सिंध के वजीर तालीम सईद गनी, ये बहुत गनी है। गनी भाई, मगर सिर्फ सरकारी वसाइल पर हाथ साफ करने में। बतौर वजीर इनका इस्तेकाक तो सिर्फ 1300 सीसी की गाड़ी का है, मगर ये बड़े धड़ल्ले से कानूनी इस्तेकाक से दुगनी बड़ी 2600 सीसी की 2 सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं। जिनमें से एक गाड़ी इस महकमा बल्दियात की है, जिसका कलमदान सईद गनी से अगस्त 2019 में ही ले लिया गया था। वजीर तालीम की हैसियत से भी इसी गाड़ी में स्कूलों के दौरे करते रहे हैं, जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की है। समा ने सईद गनी से इस गाड़ी के इस्तेमाल का सवाल किया तो झूठ बोलने से भी गुरेज न किया। जो गाड़ी अगर आप कह रहे हैं DG SBC के नाम पे है तो मेरे नाम पे तो नहीं, तोहफा होता तो अपने नाम पे लेता मैं। तो वो जब तक मैं लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर था मेरे पास थी, मैंने वो वापस कर दी। सईद गनी का ये झूठ कोई और नहीं, उनका अपना ट्विटर अकाउंट ही बेनकाब कर रहा है। महकमा बल्दियात छोड़ने के 1 साल बाद 22 सितंबर 2020 को सईद गनी ने लाड़काना के स्कूल का दौरा SBCA की गाड़ी में किया और फखर से इसकी वीडियो भी शेयर कर दी। 2600 सीसी की ये बड़ी गाड़ी BH0285 आज भी डायरेक्टर SBC के नाम पर रजिस्टर्ड है। और सईद गनी का ये दौरा महकमा बल्दियात छोड़ने के 1 साल बाद हुआ था। एक बार फिर सुनिए
सईद गनी ने बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की इस गाड़ी के इस्तेमाल पर किस तरह सफेद झूठ बोला जो आज भी उनके जेरे इस्तेमाल है। जो गाड़ी अगर आप कह रहे हैं DG SBC के नाम पे है तो मेरे नाम पे तो नहीं, तोहफा तो अपने नाम पे लेता मैं। तो वो जब तक मैं लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर था मेरे पास थी, मैंने वो वापस कर दी। सिंध के वजीर एक्साइज कहते हैं कोई भी वजीर 1300 सीसी से बड़ी गाड़ी नहीं रख सकता। तो अपना पॉलिसी है कि सेक्रेटरीज एंड सब तमाम लोगों को 1300 सीसी तक गाड़ी लेनी चाहिए। ये थी कहानी सईद गनी के पास मौजूद एक 2600 सीसी की गाड़ी की। दूसरी बड़ी गाड़ी रखने का सईद गनी के पास जवाब सिक्योरिटी खतरात हैं। जो आप 142 जिस गाड़ी की बात कर रहे हैं वो गाड़ी चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट की है। जब आपके टीवी चैनल ने बताया कि मुझे जान का खतरा है, कोई रिपोर्ट्स आई हैं, कुछ एजेंसीज ने ऐसी कॉल्स ट्रेस की हैं जिसमें मुझे और शैला रज़ा को लिए मुतल्लिक़ ऐसी चीज़ें थीं, उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे भी और शैला रज़ा को भी एक बुलेट प्रूफ गाड़ी दे दी है। महकमा लेबर के हुक्काम कहते हैं सईद गनी के पास लेबर डिपार्टमेंट की भी एक गाड़ी मौजूद है, मगर अवाम के पैसे से लग्जरी गाड़ियों में मजे करने वाले वजीरों में सईद गनी तनहा नहीं। तरक्की ख़वातीन की वजीर शहला रज़ा भी सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर ही 2600 सीसी की गाड़ी इस्तेमाल कर रही हैं। इसी तरह वज़ीर आला सिंध के मुशीर निसार खोड़ो भी 1300 सीसी से दुगनी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में घूमते नजर आते हैं। संजय साधवानी, समा, कराची। ये समा टीवी आज क्यों मेरी गाड़ियों के पीछे पड़ा है? गनी भाई। और कराची समेत मुल्क भर में बिजली के बड़े बहरान का खदशा पैदा हो गया। फर्नेस ऑयल की दरामद बंद होने और कादरपुर गैस फील्ड की सालाना मरम्मत के बायस बहरान का खदशा जाहिर किया जा रहा है। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक कादरपुर गैस फील्ड की मरम्मत जरूरी है। के इलेक्ट्रिक को मकामी फर्नेस ऑयल की सप्लाई भी 50% कम कर दी गई है। के इलेक्ट्रिक को 3000 की बजाय 1500 मैट्रिक टन फर्नेस ऑयल की फराहमी की जा रही है। कराची समेत सिंध भर में प्री मानसून सिस्टम दाखिल हो गया। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश के बाद मौसम खुशगवार हुआ। सुपर हाईवे गुलशन मेमार के अतराफ मिट्टी का तूफान आया। नूरियाबाद, सादी टाउन, गुलिस्तान जौहर, यूनिवर्सिटी रोड और नाजमाबाद समेत दीगर इलाकों में हल्की बारिश भी हुई, जबकि दीगर इलाकों में काले बादल छाए रहे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात कराची में कहीं हल्की कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश मुतवक्की है। बारिश से कबल गर्द आलूद हवाएं भी चल सकती हैं। अंदरून सिंध बारिश से मौसम तो बेहतर हुआ, लेकिन मुख्तलिफ हादसात भी रिपोर्ट हुए। 2 अफराद जान से गए, 10 से जायद जख्मी हो गए। थरपारकर को सीजन की पहली बारिश ने नहला दिया। शदीद गर्मी के बाद बरसात से सहराई इलाकों में जलथल एक। बदीन में भी बादल बरसे, साहिली इलाकों के नजारे मजीद दिलकश हो गए। खैरपुर में इतनी बारिश हुई कि सड़कें और इलाके पानी में डूब गए। सिंध में दौरान बारिश मुख्तलिफ हादसात भी पेश आए। लड़काना में घर की दीवार गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, जबकि एक लड़की जख्मी हुई। खैरपुर के इलाके पीर जो गोट में 3 कच्चे मकानात गिरने से 6 बच्चों समेत 8 अफराद जख्मी हुए। सक्कर में 2 अलग अलग हादसात में 6 अफराद को मामूली चोटें आईं। मजाक के नाम पर छेड़छाड़ नहीं भाई साहब, माजरा जानिए थोड़ी सी देर। कराची से जहां घर के बाहर क्रिकेट खेलने से मना करने पर मुबैना तौर पर तशद्दुद करके स्कूल टीचर की जान ले ली गई। पुलिस ने एक मुलजिम को हिरासत में ले लिया। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। इन लड़कों को लेकर आए और इनका बहुत बुरी तरह से हशर करें ताकि इन्हें पता चले किसी का घर उजड़ता है तो ये सुना। छोटी बहन थी जो इसने हमारी बहन का घर उजाड़ा है। एक्शन ले ले पहले, कोई बड़ा काम कि किसी और बच्चे का ऐसे ना। ये वालिद हैं न्यू कराची सेक्टर 5D के 32 साला रेहान के, जिनके जवां साला बेटे को गली के ओबाश नौजवानों ने सिर्फ घर के सामने क्रिकेट खेलने से मना करने पर कत्ल कर दिया। घर बिल्कुल गेट सामने है, ये लड़के खेल रहे हैं बिल्कुल गेट सामने। लाइट जाती है तो वो ज़ाहिर गेट खोल के लेडीज बैठ जाती हैं, आ जाती हैं, गुजर भी होता है लेडीज का। तो ये शरीफ लोगों का तो वतेरा नहीं होता ना कि इस तरह से गलियों कुचों में आके बैठे। उसके बाद भी चाय में वहाँ कोने पे बैठ जाते थे पूरा मजमा लगा के। वालिद के मुताबिक खवातीन घर के बाहर बैठी थीं। रेहान के मना करने पर झगड़ा हुआ तो ओबाश लड़कों ने घर में घुसकर बल्लों से मारा। दरवाजे भी लाते मारी, बाहर निकालो इसको, बाहर लाओ। बैट जो थे उनके हाथ में या जो भी थी
उससे उन्होंने मारा। कहाँ कि उसकी चोट लगी है, किसने मारा है, क्यों क्यों क्या हुआ? तो कह रहा हमने मारा है। बोलो क्या जो करना है कल। रेहान ने सिर्फ हमें 3 लड़कों का नाम बताया था, अली, हमजा और आसिम। ये अली, हमजा और आसिम ये तीनों गली में, पिछली गली में रहते हैं, पीछे गली में ही रहते हैं जी। दोस्तों का कहना है कि रेहान बहुत शरीफ लड़का था। वो 5 लड़कों की हरकतों की वजह से झगड़ा हुआ। क्रिकेट खेलना एक मसला नहीं है, मसला ये आप अगर किसी की भी फैमिली को छेड़ोगे ना तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। मकतूल रेहान 3 बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। पुलिस के मुताबिक एक मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया है, बाकियों की तलाश जारी है। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। और कराची के इलाके लियारी के गैंगस्टर्स बैरूने मुल्क बैठकर नेटवर्क चलाने लगे। किराए के कातिलों के जरिए एक दूसरे के गैंग पर हमले करवाने का इंकशाफ हुआ है। बात कर लेंगे समा के नुमाइंदे अहमर रहमान खान से। बताइए अहमर। जी बिल्कुल, लियारी गैंग वॉर अब सिर्फ लियारी तक महदूद नहीं रही है, बल्कि बैरून मुल्क बैठे हुए लियारी गैंग वॉर के जो अहम किरदार हैं अब वो लियारी को हासिल करने की जंग वहाँ से बैठकर जारी रखे हुए हैं। एक मुलजिम सीसीडी की जानिब से गिरफ्तार किया गया था, मुलजिम हारिस। उसने दौरान इंटेरोगेशन अहम इंकशाफात किए। उसका ये कहना है कि बैरून मुल्क मुकीम जाहिद उर्फ शूटर जो कि लियारी गैंग वॉर का अहम किरदार है, वो उससे राब्ते में रहता था और जाहिद उर्फ शूटर ही उसको ना सिर्फ पैसे फराम कर रहा था बल्कि मुख्तलिफ लियारी के जो अरशद पप्पू ग्रुप के मुख्तलिफ ठिकाने थे, जिसमें पाक कॉलोनी, खारादर, मीठा दर में रहने वाले लियारी गैंग वॉर के कारिंदों पर इसके ज़रिए हमले कराए जाते थे। और इसके एवज़ उसने बैरून मुल्क से इसको 1.5 लाख रुपए भी भेजे थे। ये जब हमले किए जाते थे तो बाकायदा इंटरनेट कॉल पर जाहिद उर्फ शूटर जो है वो हमला करने वाली टीम से राब्ते में रहता था। कराची में जो टीम लीड कर रही होती थी उसको हाजी नाम का शख्स जो है वो लीड कर रहा होता था और मुख्तलिफ हमलों पर जायबाकुआ पर पहुँचता था और हमले करता था। जी अहमर, आपका शुक्रिया। लाहौर के मदरसे में तालिब इल्म से बदफेली करने वाले मौलिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। मदरसे में नाजेबा हरकत की वीडियो का मामला। मुतासरा तालिब इल्म की मुद्दत में बदफेली और कत्ल की धमकियों की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुअल्लम समेत 5 अफराद के खिलाफ दर्ज मुकदमा में मुद्दई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि 3 साल से हर जुमा के रोज बदफेली की जाती रही। इंतजामिया से शिकायत की लेकिन झूठा करार दे दिया गया। बिलाखिर सच सामने लाने के लिए वीडियो बनाई, जिसके बाद कत्ल की धमकियां मिलती रहीं। पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा लेकिन कामयाबी न हो सकी। दूसरी तरफ उलमा काउंसिल के सरबराह और वजीर आज़म के नुमाइंदा खसूसी ताहिर अशरफी का कहना है कि किसी के इनफरादी फेल पर मदारिस को बदनाम करने की मुहिम बंद होनी चाहिए। अगर ये दुरुस्त साबित होती है तो जो मुजरिम है उसे लटकाना चाहिए, और अगर दुरुस्त साबित नहीं होती तो जो बरी है, बेगुनाह है, उसे बेगुनाह कहना चाहिए। लेकिन इसकी आड़ में जो मस्जिद मदरसा के खिलाफ जुबान दराजी शुरू हुई है उलमा के खिलाफ, वो काबिल कबूल नहीं है। पुलिस के मुताबिक मुकदमा दर्ज होने के बाद कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। कानून के मुताबिक कार्रवाई की गई। प्रैंक की आड़ में खवातीन के साथ बदतमीजी करने वाला मुलजिम, गुजरावाला पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। खान अली के सोशल मीडिया पर 11 लाख फॉलोअर्स हैं। रिपोर्ट करेंगे इसी सब पर मोहसिन खालिद। वफाकी वजीर असद उमर ने कौमी असम्बली में तकरीर के दौरान कोरोना पॉलिसी पर तनकीद करने वालों को करारा जवाब दिया। 7 अपोजिशन लीडर को भी निशाने पर रखा। में हुकूमत पाकिस्तान ने जो काम किया स्पीकर साहब, उसकी गवाही कौन देता है? लैरी समर्स, बराक ओबामा का चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, कहता है कि अगर अमेरिका ने पाकिस्तान की तरह कोरोना का मुकाबला किया होता तो खरबों डॉलर बचाता अमेरिका। बिल गेट्स, दुनिया का कामयाब तरीन बिजनेसमैन, ये कहता है पाकिस्तान कामयाब हुआ इस दफा के अंदर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है दुनिया में 5 मुल्क हैं जिनसे सीख सकती है दुनिया, पाकिस्तान उन 5 में से एक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहता है 7 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना आने के बाद अपनी मईशत में ऐसे इकदाम किए जो दुनिया के लिए मिसाल है। ये पाकिस्तानी कौम ने करके दिखाया है, ये पूरी कौम का एफर्ट था और हर पाकिस्तानी को फख्र होना चाहिए इसके ऊपर। ऑनलाइन इंटरबैंक फंड ट्रांसफर करने वालों के मजे हुए खत्म। मरकजी बैंक ने इंटरबैंक फंड ट्रांसफर पर फीस वसूली बहाल कर दी है। मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह से दूसरे बैंक के अकाउंट में अब माहाना सिर्फ 25,000 रुपये बिला फीस ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। 25,000 से ज़ायद पर हर 1,000 रुपये पर 1 रुपया फ़ीस देना होगी। यानी 26,000 रुपये फ़ंड ट्रांसफ़र किए तो 26 रुपये फ़ीस होगी। 50,000 रुपये पर 50 रुपये, 1 लाख रुपये पर 100 रुपये,
और 2 लाख रुपए इंटरबैंक ट्रांसफर पर 200 रुपए चार्ज होंगे। ताहम 2 लाख से ज्यादा के ट्रांसफर पर भी 200 रुपए ही फीस अदा करना होगी। दूसरी जानिब अगर आप अपने बैंक के ATM से पैसे निकलवाएं तो कोई फीस नहीं लगती, यानी अब इंटरबैंक फंड ट्रांसफर के बजाय कैश ट्रांसफर सस्ता पड़ेगा और ATM पर पहले जैसी कतारें नजर आ सकती हैं। किसी जमाने में हैदराबाद की रबड़ी का कोई हानि नहीं था। बिल्कुल, जी चाहता है ये प्याला इधर को आ जाए, वो ऐसी होती थी। लेकिन अब कराची ने बहुत पीछे छोड़ दिया हैदराबाद को इस सिलसिले में। तो आप रिपोर्ट दिखाएं, हम खा के आते हैं। ओके, ऐसे ही कर लेते हैं। मुझे तकरीबन 25 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए। कढ़ाइयाँ हैं 11, 1 घंटे में तकरीबन 35 किलो रबड़ी तैयार होती है। सबसे ज़्यादा सादी चलती है, ऑर्डर वगैरह में भी ज़्यादा उसी का इस्तेमाल होता है। हमारे पास तकरीबन 4 किस्म की रबड़ियाँ हैं। सादा है, पिस्ता है, ज़ाफ़रानी है और शुगर फ्री है। 35 साल पहले जो था बिल्कुल मेंटेन करा हुआ है हमने इसका टेस्ट। रबड़ी जो बनती है सादा ये दूध और चीनी से बनती है बस। भी थोड़ा सा अलग हट के आइटम हो जाता है रबड़ी का। शादी ब्याह की तकरीबात के लिए भी ऑर्डर आते हैं। अब तेरे नाम रह गया हैदराबाद का। क्वालिटी कराची में बेस्ट। तकरीबन 30-35 किलो का ऑर्डर बुक कराने के लिए आए हूँ उनके पास। बाकी इनका टेस्ट है तो जब भी तो करा रहा हूँ। टेस्ट अच्छा होता है जब भी मैं करीमाबाद से यहाँ आता हूँ वाटर पंप पे।